और भी पैनलिस्ट काफ़ी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको बाइट सुना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कही, पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया, आतंकवादियों को हीरो बनाने वालों को दुनिया पहचान जाएगी, ये देश आतंकवाद कतई सहन नहीं करेगा। और साथ ही उन्होंने पीओके के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पीओके के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहां पर बीडी मिश्रा सर कुछ कहना चाह रहे। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर्टिकुलरली मेरे लिए इंडिविजुअली बड़ा मायने रखती है, क्योंकि मैं पहले स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 में मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और मैं प्रभात फेरी में गया था, और वो दिन भी हमको याद है। और उसके बाद जितने भी स्वतंत्रता दिवस हुए हैं, हर दिन मैं सुनता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के भाषण, और मुझे यह लगता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रधानमंत्री के भाषण को इस तरीके के से न कहें जिससे कि पूरे 125 करोड़ देशवासियों को कुछ न कुछ असहमति हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले गए और उससे न्यूक्लियर वार शुरू हो जाती, उनको वहीं पर होस्टेज बना लिया जाता, तो मैं ये समझता हूं कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या सही बात है। मैंने तमाम पाकिस्तान के टीवी पर तमाम लोगों को सुना है, मेरे सामने मैं भी पार्टिसिपेट करता हूं पाकिस्तान टीवी पर, सब लोग यहां पर यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं है और वो कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, और इसमें यह सब बातें बैलेंस पर बात होती हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आज तक लाल किले से 1947 से, तो खैर 1947 में वहां भाषण नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि वो भाषण हुआ था पार्लियामेंट हाउस में आधी रात को, लेकिन आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने यह नहीं कहा है कि मैं बलूचिस्तान और गिलगित के लोगों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारा खैर मकदम किया है, और यह हिम्मत मेरे ख्याल से इसी प्राइम मिनिस्टर में है और किसी में नहीं है। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही यहाँ पर सर, कि जिस तरीके से पीओके के लोगों का शुक्रिया अदा किया, एक बहुत हाईलाइट है आज की स्पीच का ये। राम उपेंद्र दास जी, आप यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। इनफैक्ट सार्क का यहाँ पर जिक्र किया गया, जो अभी हाल ही में समिट हुआ था, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था, और जिस तरीके का रवैया देखा गया था। आखिरकार ये एक कंट्री का तो समिट नहीं है, ये एक समूह का समिट है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, इस विषय पे बहुत दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, और शायद उस स्पीच में इसका जिक्र जो हुआ है उसकी गहनता को समझा नहीं गया है, और मैं उसको उजागर करना चाहूँगा। जब प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश का नाम न लेकर के विदेश नीति की बात करते हुए केवल 60 देशों की बात आज कर रहे हैं, और यहीं से उनका सफ़र शुरू भी हुआ था, तब और जब
गरीबी सार्क देशों की एक कॉमन एनिमी है, उसके खिलाफ लड़ाई करने की बात होती है। इसका जो एक परिप्रेक्ष्य है उसको समझना आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक इशू है, ये बहुत बड़ा सामाजिक इशू है और ये बहुत बड़ा आर्थिक इशू है। रीजनल इंटीग्रेशन सार्क में एक कॉमन एंडेवर पॉवर्टी एलिविएशन के लिए करने का अर्थ यह भी है कि जब उसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे उससे जो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में विकास होगा, गतिशीलता आएगी, उससे जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उससे क्या होता है कि बहुत लोग जो इंसर्जेंसीज, वायलेंस और दूसरे मींस अडॉप्ट करते हैं उनको फेयर मींस से अपनी इनकम जनरेशन के उन्होंने इशारों में कहा, लेकिन इसका आतंकवाद से बहुत गहरा संबंध है और इसीलिए उन्होंने ये फोकस किया, वरना वो दुनिया के तमाम देशों के बारे में बात कर सकते थे। जी, जो युवा जो है वो भटक जाते हैं और हाल ही में हमने देखा भी है कि हाथों में कलम लेने के बजाय वो हाथों में पत्थर लेके आगे बढ़ते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। कमर आगा जी, आपको लगता है आतंकवाद से बड़ा मुद्दा गरीबी का एक मुद्दा हो गया है जिसको एक फोकस लाने की कोशिश की गई है? समय कम है इसलिए सबसे मैं एक बहुत क्विक रिएक्शन लूंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। यही नहीं, भारत नहीं बल्कि हमारे जो मिले हुए देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ इससे भी बड़ी समस्या है। उसको दूर करने की देखिए शुरू से उन्हीं ने डेवलपमेंट प्लान लेके चले। डे 1 से उनकी इलेक्शन कैंपेन में भी डेवलपमेंट मुद्दा था। मेरा ख्याल है वोट भी उनको इसी वजह से मिले सबसे ज़्यादा, और वो डेवलपमेंट को वो आगे भी इम्प्लीमेंटेशन आपको लगता है कि अब तक काफी हद तक किया उन्होंने। 2 साल का ब्यौरा दिया पूरा अपना कि किस तरीके से स्टेट चल रही है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान और जो दूसरे देश हैं उनको भी वो डेवलपमेंट एजेंडे से अपने जीता। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियर वार की बात जो हुई, मैं समझता हूँ वो बहुत वो नहीं, गलत बात थी, उसको नहीं करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात करने की अभी फिलहाल जरूरत भी प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सटल तरीके से पाकिस्तान को एक मैसेज दिया था और वो मैसेज बहुत ही स्ट्रांग मैसेज। जी, आपने गरीबी और आतंकवाद की बात करी, तो मैं समझता हूँ गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आतंकवाद सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं है। आज ही डेट में आतंकवाद को आइडियोलॉजी से भी जोड़ दिया गया है और इसके पीछे दुनिया भर का ब्रेन वॉशिंग भी है और स्टेट स्पॉन्सरशिप भी है। लेकिन गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर गरीबी को हम टैकल कर लेंगे तो किसी हद तक हम आतंकवाद को भी टैकल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ आज के इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। नरेंद्र तनेजा जी, जेपी अग्रवाल जी, कमर आगा जी, बीडी मिश्रा, राकेश मोहन जोशी, राम उपेंद्र दास और अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आजादी के 70 साल पर हमें पूरे देश से लोगों की राय भी मिली है। क्या है उनके लिए आजादी के मायने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरा नाम है सुमित मान और मेरे लिए आज़ादी का मतलब है इस देश से आरक्षण को खत्म करना और सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार देना, जो कि हमारे संविधान का मूलभूत आधार है। जय हिंद। गुप्ता, मिर्ज़ापुर से। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है आर्थिक रूप से आज़ादी। जिस वक्त, जिस दिन हम और हमारा समाज आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएगा, उसी दिन असली आज़ादी माना जाएगा। मैं बलबीर सिंह अरोड़ा, लुधियाना से सभी देशवासियों को आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी का मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो सभी देशवासियों की खुशहाली, कपड़ा, रोटी और मकान मुहैया कराया जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबको मिले, मगर संविधान के दायरे के भीतर।